साथियों, जय मूल निवासी। आज इस वीडियो के माध्यम से वीवीपीएटी के संदर्भ में वीवीपीएटी मशीन तथा वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्चियों के संदर्भ में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया जाएगा जो कि काफ़ी अहम है। हाल ही में बिहार विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। आज बिहार विधानसभा का चुनाव सेकेंड फेज में है और आज संपन्न होने जा रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहा है और 14 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो इस दरमियान हमें ये दिखाई देता है कि समस्तीपुर और सिवान में, बिहार के सरायरंजन में, समस्तीपुर में सड़क के किनारे वीवीपीएटी पर्चियां मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने एआरओ को निलंबित किया है। सरायरंजन में कचरे में बरामद लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वीवीपीएटी की पर्चियां मिली और साथ साथ ये दो दिन पहले का ये इशू है। और सिवान जिले में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में भी वीवीपीएटी की जो पर्चियां है ये सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी मिली। तो ये चौंकाने वाला मामला है, चौंकाने वाला इशू है। केवल ये आज का इशू नहीं है। तो वीवीपीएटी मशीन लगाने के बाद, वीवीपीएटी मशीन लगाने के पहले 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें 8 अक्टूबर 2013 में पी सदाशिवम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम, इन्होंने जजमेंट दिया था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। और उसके बाद में 2014 का जो इलेक्शन हुआ, उस 2014 के इलेक्शन में भी वीवीपीएटी मशीन को लगाना चाहिए था, लेकिन 0.33% वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया। इसका मतलब 99.67% मशीन को नहीं लगाया गया। एक तो 2004 में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस ने और उसके माध्यम से घोटाला किया, धांधली की। 2004 में वीवीपीएटी मशीन नहीं था। इसका मतलब जजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। तो 2004 में वीवीपीएटी मशीन को लगाया नहीं गया था। तो इसका मतलब 2004 का जो इलेक्शन है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। 2009 का जो इलेक्शन है उसमें भी वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाया गया था, क्योंकि वीवीपीएटी मशीन का जो इशू है ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस डाला था 2009 से लेके 2012 तक हाईकोर्ट में केस था। और 2012 के बाद 2012 से लेके 2013, 8 अक्टूबर 2013 को उस केस का जजमेंट आया और जजमेंट में ये लिखा हुआ था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। उसके बाद भी ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैनेजमेंट था। तो 2014 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2014 का, और बीजेपी ने धांधली करके, घोटाला करके, गड़बड़ी करके चुनाव जीता, उसमें भी वीवीपीएटी मशीन को
लगाया ही नहीं था, और अगर लगाया तो कितना लगाया, 0.33%, मीन्स 99.67% वीवीपीएटी मशीन को लगाया नहीं गया। तो उसके पश्चात अगर हम देखते हैं, माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप, इन्होंने इस इशू को उठाया 2014 के इलेक्शन के बाद, 2014 लोकसभा इलेक्शन के बाद इस इशू को उठाया, और पहली बार भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मुंबई हाईकोर्ट में केस फाइल किया। वीवीपीएटी मशीन को लगाया जाए। 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए उसके बाद जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, पंजाब एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसमें भी माननीय वामन मेश्राम साहब ने बामसेप के माध्यम से केस फाइल किया। वो केस भी इसी मैटर को लेके था, और उसके बाद 2015 में बीएमपी के नाम से इस केस को फाइल किया गया पटना हाईकोर्ट से। मैटर सेम था। जो 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है, उस लैंडमार्क जजमेंट के तहत वीवीपीएटी मशीन को लगाना चाहिए, मगर लगा नहीं रहे हैं इस बात को लेके। और फिर 2016 में जब माननीय वामन मेश्राम साहब को ये पता चलता है कि चुनाव आयोग एक आरटीआई में लिखित रूप में देता है कि वीवीपीएटी मशीन खरीदी करने के लिए नरेंद्र मोदी या भारत सरकार अमाउंट सैंक्शन नहीं कर रही है, उस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का, इस इशू को लेके माननीय वामन मेश्राम साहब चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करते हैं। 2016 में 16 से लेके ये केस 24 अप्रैल 2017 तक ये केस चलता है, और 24 अप्रैल 2017 को इस केस का जजमेंट आता है। 24 अप्रैल 2017 को इस केस का जजमेंट आता है, और इसमें अमाउंट को सैंक्शन किया जाता है। लगभग ये जो अमाउंट है 3173.43 करोड़, मीन्स 3568 करोड़ लगभग अमाउंट को सैंक्शन किया जाता है वीवीपीएटी मशीन खरीदी करने के लिए। ये जो है केस के बारे में आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट मेरे पास है। ये डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन खरीदी करने के लिए 3,173.47 करोड़, ये आपको दिखाई नहीं देगा, तो ऐसा दिखाई दे सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। आपको 3,173.47 करोड़ ये अमाउंट सैंक्शन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 16,15,000 16,15,000 वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल
वीवीपीएटी मशीन खरीदी करने के लिए 3,173.47 करोड़ अमाउंट को सैंक्शन किया गया और इसका कॉस्ट यहाँ पर बताया गया है। वीवीपीएटी मशीन का कॉस्ट है पर यूनिट 19,650। ये जो है और ये केस का डॉक्यूमेंट है। आपको बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बामसेप और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये केस का डॉक्यूमेंट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 303/2016 सिविल अपील नंबर। तो ये केस माननीय वामन मेश्राम साहब ने चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया था। तो ये अमाउंट सैंक्शन करने के बाद 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन को खरीदी किया गया और ये 2019 के इलेक्शन में लगभग 17,40,000 वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया गया। 18 अप्रैल 2023 को ये खबर आती है कि 2019 से लेके 2023 तक जितनी भी मशीनें इस्तेमाल की गई, 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 2019 से लेके 2023 तक उसमें से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। ये हुआ 2023 में, 18 अप्रैल 2023 में द वायर पेपर में इस संदर्भ में न्यूज़ भी आई है। मतलब उसके पहले 2019 में जो वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया, मिलान करना चाहिए था 2019 के इलेक्शन में, तो मिलान भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया, खानापूर्ति की गई। 23 मई 2019 का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद 4 महीने के पीरियड में सारी की सारी वीवीपीएटी की जो स्लिप्स है, रिसीट्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इशू करके डिस्ट्रॉय की। सारी की सारी रिसीट्स। तो ये बहुत भयानक इशू है, भयानक मामला है। मतलब वीवीपीएटी मशीन लगाने से लेके आज तक किस तरह से बदमाशी हो रही है, इसका अंदाज़ा आपको आ सकता है कि किस तरह से बदमाशी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, ये आपको इसका अंदाज़ा आ सकता है। 2023 में इसमें जो लिखा गया है माननीय वामन मेश्राम साहब के अथक प्रयास से, वो भी 2019 जून महीने में जम्मू एंड कश्मीर से लेके 26 जून 2019 से लेके 12 मार्च 2020 तक राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत भर में निकाली गई। उतना होने के बावजूद भी आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग सारी की सारी वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्चियों को 4 महीने में डिस्ट्रॉय किया। वास्तव में अगर देखा जाए तो एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961-94 बी, इस क्लॉज के तहत वीवीपीएटी मशीन को
वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्ची को ब्लैक एनवलप में सील पैक करके 1 साल रखा जाता है एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने टेक्निकल एसओपी करके दूसरा एक रूल बनाया है और उस रूल के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। पिछले साल 2024 में क्या हुआ, 2024 में जब रीकाउंटिंग का इश्यू था, मतलब कि जब बैलेट सिस्टम के समय में क्या होता था, बैलेट सिस्टम के समय में एक तो मॉक पोल नहीं होता है, ईवीएम के समय में मॉक पोल हो रहा है। बैलेट सिस्टम जब था तो मॉक पोल नहीं होता था मगर रीकाउंटिंग होता था। बैलेट सिस्टम में रीकाउंटिंग होता था, ईवीएम मशीन में मॉक पोल हो रहा है। मॉक पोल लगभग आधा घंटे का मॉक पोल होता है और मॉक पोल में जो रियल नहीं है, मॉक पोल रियल वोटिंग नहीं है, मॉक पोल में जो पर्चियां निकलती है उस पर्चियों को काउंट किया जाता है फिजिकली, मैन्युअली, हाथ में लेके। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट जो होते हैं उनके सामने उसको वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद, कंफर्म होने के बाद उनका कंसेंट से, उन लोगों के कंसेंट से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब वोटिंग शुरू होती है 7 बजे से लेके 5 बजे तक जो वोटिंग शुरू होती है वो ओरिजिनल प्रक्रिया होती है वोटिंग की। उस ओरिजिनल प्रक्रिया का काउंटिंग नहीं होता, वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्ची को काउंट नहीं किया जाता, उसका प्रॉपर तरीके से मिलान नहीं किया जाता। वास्तविक देखा जाए तो जो जजमेंट दिया हुआ है 8 अप्रैल 2019 के जजमेंट के तहत ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन का मिलान करना आवश्यक है, लेकिन वो होता नहीं है। ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन का ईवीएम के साथ मिलान करना है, लेकिन 5 ईवीएम का 5 वीवीपीएटी के साथ मिलान किया जाता है, वो भी डाउटफुल है, मिलान किया ही नहीं जाता, खानापूर्ति होती है। तो बैलेट सिस्टम जब था तो बैलेट सिस्टम के समय में क्या होता था, मॉक पोल नहीं होता था। बैलेट के समय में मॉक पोल नहीं होता था मगर रीकाउंटिंग होती थी और रीकाउंटिंग से हारा हुआ कैंडिडेट जीतता था। अभी यहां पर क्या हो रहा है, ईवीएम है, वीवीपीएटी है, ईवीएम लगाई है, वीवीपीएटी मशीन लगाई हुई है, मगर मॉक पोल किया जाता है और मॉक पोल के बाद 7 बजे से लेके 5 बजे तक जो ओरिजिनल वोटिंग होती है उस वोटिंग का प्रैक्टिकली जो वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्ची है उसको काउंट नहीं किया जाता, ना तो उसका मिलान किया जाता है, ना तो उसको रीकाउंटिंग का रूल ही बदल दिया है। चुनाव आयोग ने रीकाउंटिंग अभी होने वाला नहीं है, रीकाउंटिंग की जगह चुनाव आयोग ने क्या लाया, टेक्निकल एसओपी। टेक्निकल एसओपी का मीनिंग क्या है, तो टेक्निकल एसओपी मतलब कि 26 अप्रैल 2024 को, ये भी एक भयानक मामला है कि 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अगर जजमेंट आप लोग पढ़ेंगे तो वो जजमेंट किसी भी एंगल से वो जजमेंट नहीं लगेगा। 26 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट है उसमें ये लिखा गया है
कि इतनी सारी वीवीपीएटी स्लिप्स को काउंट करना एक बर्डन है। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का वकील, सुप्रीम कोर्ट के जज। इतनी सारी वीवीपीएटी अगर आप आधे घंटे में मॉक पोल कर सकते हैं, फिजिकली 50 पर्ची को काउंट कर सकते हैं, तो दिन भर में पर्चियां क्यों नहीं काउंट कर सकते? आधे घंटे में आप अगर पर्चियां मॉक पोल में काउंट किया जा सकता है, तो मॉक पोल के बाद जो रियल वोटिंग होती है, रियल वोटिंग का जो वेरिफिकेशन, जो काउंटिंग होना चाहिए, रिकाउंटिंग प्रोसेस होनी चाहिए, या किसी ने अगर अप्लाई किया तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए, वो सारा का सारा रूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बदल दिया है। उसको टेक्निकल एसओपी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, वो क्या बदमाशी है। टेक्निकल एसओपी की, चुनाव आयोग की जो बदमाशी है, वो बदमाशी के लिए मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो बनाए हैं। टेक्निकल एसओपी को लेके चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से 26 अप्रैल 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट को आधार बनाकर चुनाव आयोग ने जो नियम बनाया, वो नियम क्या है? अगर आपको जो सेकेंड रनर अप है या थर्ड लेवल का, थर्ड पोजीशन पर कोई कैंडिडेट है, तो सेकेंड रनर अप, सेकेंड लेवल पर या थर्ड लेवल पर जो कैंडिडेट है, इन्होंने इन लोगों को केवल चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड लेवल पर एंड थर्ड लेवल पर जो कैंडिडेट है, वही केवल चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी उन्होंने एक सेट के लिए एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट, एक वीवीपीएटी मशीन, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी मशीन, ये टोटल एक सेट के लिए उन्होंने 40,000 रुपीज को पे करना है, प्लस 18% जीएसटी। तो लगभग 47,200 रुपीज एक सेट के लिए पे करना है। इसका मतलब क्या है कि जो वीवीपीएटी मशीन का, मैंने आपको एक वीवीपीएटी मशीन का प्राइस बताया 19,650, और ईवीएम मशीन का प्राइस है लगभग 16,000, और कैंडिडेट को केवल चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए, एक सेट को चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करने के लिए 47,200 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। चेकिंग एंड वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का अभी 2019 के बाद 2024 का जो इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अगर आप एवरेज 543 इंटू 10, अगर एवरेज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट पर 10 लोग खड़े हैं, ऐसा अगर आप अंदाजा कर सकते हैं, तो 543 इंटू 10 इज इक्वल टू 5,430। 5,430 वास्तव में देखा जाए तो लगभग अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 5,430 लोगों में से अगर पूरा का पूरा टोटल, अगर एवरेज 10 लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट से 10 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, तो 543 इंटू 2 भी करेंगे तो आपको 1,086, अगर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सेकेंड लेवल पर है एंड थर्ड लेवल पर है,
तो ऐसे 2 लोगों ने अप्लाई किया चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए। अगर अप्लाई करते हैं तो लगभग 543 इंटू 2 इतना भी अगर करेंगे तो 1086 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सेकेंड लेवल पर है, थर्ड लेवल पर है, ये अप्लाई कर सकते हैं। मगर 2024 के इलेक्शन में 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अप्लाई किया। मुझे ये जो बताना था, ये भयानक बात इतनी भयानक है कि केवल 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 3 एमएलए लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किया था चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, जिसका उनको एक सेट के लिए 47,200 रुपीज पे करना पड़ा। पे करने के बाद भी कोई ये खबर नहीं है कि कोई जीता। मतलब चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करो, पैसा भी लगाओ और जीतने वाला कोई है नहीं। यही सिलसिला 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ। महाराष्ट्र के विधानसभा का इलेक्शन होने के बाद 23 नवंबर को विधानसभा का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही 7 दिन के अंदर 104 लोगों ने 104 जो सेकेंड लेवल पर या थर्ड लेवल पर सेकेंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पर जो लोग आए थे, उनमें से 104 लोगों ने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनमें से कुछ लोगों को 8 महीना 3 दिन के बाद, मतलब 25 जुलाई 2025 को उनका चेकिंग एंड वेरिफिकेशन हुआ। वो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन किस तरह से हुआ, ये बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। और आज जो बिहार का इलेक्शन आज बिहार का विधानसभा का जो इलेक्शन संपन्न होने जा रहा है, तो बिहार के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, और आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है, बंगाल का है, तमिलनाडु का है, केरला का है और अन्य 2-3 स्टेट का इलेक्शन है, तो आप सभी लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूं। तो ये जिस तरह से 8 महीने के बाद वास्तविक 1 महीने में चेकिंग एंड वेरिफिकेशन होना चाहिए था। चेकिंग एंड वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी आपको शॉक लगेगा कि किस तरह से ये चुनाव आयोग किस तरह से बदमाशी कर रहा है। ये इतनी घटिया प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है। तो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन की मतलब 8 महीने के बाद 25 जुलाई 23 नवंबर 2024 के रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के जो महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो व्यक्ति सेकेंड लेवल पर जो हाईएस्ट आया हुआ जो व्यक्ति था, प्रशांत जगताप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रशांत जगताप हड़पसर विधानसभा से, वहां पर 527 बूथ थे। हड़पसर में 527 बूथ थे और उनको 5% चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करने के लिए अलाउड किया था। तो उन्होंने 27 बैलेट यूनिट 27, कंट्रोल यूनिट 27, वीवीपीएटी मशीन 27। अभी 25 जुलाई 2025 को चुनाव आयोग के लोगों ने उनको कहा कि इस दिन को पिंपरी चिंचवड़ के पास भोसरी करके एरिया है, वहां पर ये प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया आपकी 27 बूथों का चेकिंग एंड वेरिफिकेशन 25 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक चलेगा। आपको वहां प्रेजेंट होना होगा
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लोग, ईसीएल के लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोग, वो वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, चुनाव आयोग के लोग वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। और उन्होंने जिस 27 बूथ का जिक्र किया है, 27 बूथ का जो 27 बूथ उन्होंने कहा, वो 27 बूथ में से बैलेट यूनिट 27, कंट्रोल यूनिट 27, वीवीपीएटी मशीन 27 उनके सामने रखा जाएगा। ये प्रक्रिया चलेगी 25 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। कुछ बैलेट यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को, वीवीपीएटी मशीन को 25 को, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, 1, 2 को वेरीफाई किया जाएगा, चेकिंग किया जाएगा। अभी ये प्रक्रिया क्या है? तो उन्होंने जो ये प्रक्रिया, इसको टेक्निकल एसओपी बोलते हैं, टेक्निकल एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये जो टेक्निकल एसओपी उन्होंने डेवलप किया चुनाव आयोग ने, ये कितनी बदमाशी है आपको आपके सामने बताना चाहता हूं, कितनी बड़ी बदमाशी है। तो उन्होंने कैंडिडेट को, जो सेकेंड रनर अप है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेकेंड लेवल पर हाईएस्ट वोट पाने वाला व्यक्ति प्रशांत जगताप, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, शरद पवार गुट का, उन्होंने जो अमाउंट पे किया था 27 इंटू 40,000, 27 बैलेट यूनिट, 27 कंट्रोल यूनिट, 27 वीवीपीएटी मशीन, 27 बूथ का, आउट ऑफ 527 बूथ 5% चेकिंग करना है। तो 27 इंटू 40,000 इज इक्वल टू 10,80,000 प्लस 18% जीएसटी, तो 1,94,400। तो ये अगर टोटल आप करेंगे 10,80,000 प्लस 1,94,400, तो आपको 12,74,400 रुपीज, ये इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी अमाउंट 27 बूथ को, 27 बूथ के लिए, मतलब कि 27 बैलेट यूनिट के लिए एक सेट बैलेट यूनिट का, एक सेट कंट्रोल बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी, एक टोटल एक सेट के लिए 40,000। तो टोटल 27 के लिए प्लस जीएसटी, तो इसका टोटल कैलकुलेशन होता है 12,74,400। इतना अमाउंट पे करने के बाद उनको चुनाव आयोग के लोगों ने कहा, ये बैलेट यूनिट है, ये आपका उसी बूथ का कंट्रोल यूनिट है, उसमें उनको रिजल्ट शो किया जाता है, कैंडिडेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इतने रिजल्ट है, ये आंकड़े है, बराबर है। तो उन्होंने कहा ओके। तो अभी ये जो आंकड़े हैं ये हम डिलीट करेंगे, ये टेक्निकल एसओपी है चुनाव आयोग का। ये जो आंकड़े हैं अभी हम डिलीट करेंगे और आपको नए सिरे से वोट डालना होगा। और वीवीपीएटी मशीन में हम लोग नया रोल डालेंगे। नया रोल डाल के नया बंडल, वीवीपीएटी मशीन जो पर्ची निकलती है उसमें नया रोल डालेंगे और नया रोल डाल के आपको 1400 पर्चियां, 1400 वोट करना है। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, शूटिंग होगा, सारा कुछ होगा और आपको दिखाया जाएगा कि आपको उस वक्त आपको फिजिकल काउंट करके दिखाया जाएगा, फिजिकली मैन्युअली काउंट करके दिखाया जाएगा। तो उन्होंने ये सवाल किया, प्रशांत जगताप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के, उन्होंने सवाल किया ऐसे 25 जुलाई 2025 को ऐसे 64 मेंबर ऑफ एमएलए को महाराष्ट्र में 64 एमएलए का काउंटिंग हुआ। चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का मामला उस 8 महीने के बाद हुआ। तो केवल एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये प्रशांत जगताप का आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने ये सवाल किया
चुनाव आयोग के लोगों को उन्होंने सवाल किया कि भाई बैलेट यूनिट तो ठीक है, कंट्रोल यूनिट तो ठीक है, वीवीपीएटी मशीन में जो पर्चियां जिस वक्त वोटिंग हुआ 23 नवंबर 2024 को 23 नवंबर लास्ट ईयर 23 नवंबर को रिजल्ट आने के पहले जिस दिन वोटिंग हुआ, वोटिंग के समय में जो लोगों ने वोट डाला उसकी पर्चियां आप लोगों ने ब्लैक एनवलप में सील पैक करके कहाँ रखी है? तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा वो स्ट्रांग रूम में है। और उसके लिए प्रोविजन क्या है? एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961-94B, इसके तहत वो पर्चियां 1 साल रखना प्रावधान है। एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961-94B, इसके तहत वो पर्चियां 1 साल रखना बाइंडिंग है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो उन्होंने ये सवाल किया कि भाई आप नया बंडल, नया वीवीपीएटी मशीन में नया रोल क्यों डाल रहे हो? जो पर्चियां स्ट्रांग रूम में है, ब्लैक एनवलप में है, सील पैक्ड है और 27 बूथों पर लोगों ने ऑलरेडी मुझे वोट दिया है, वो पर्चियां फिजिकली यहां पर काउंट करना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 12,74,400 अमाउंट दिया हुआ है। तो उनको ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, चुनाव आयोग का जो निर्देश है, चुनाव आयोग के डायरेक्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत चुनाव आयोग ने ये टेक्निकल एसओपी बनाया हुआ है। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है जाओ। तो वहां पर उनका ऑब्जेक्शन होने की वजह से आज तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहां पर, 64 एमएलए में से बहुत सारे लोग हैं। तो वहां पर उनके इशू को लेके, वो मैटर को लेके, उस केस को आज तक वो केस पेंडिंग है, स्टे ऑर्डर आया हुआ है। दूसरी तरफ कोल्हापुर में सेम मैटर को लेके 25 जुलाई को 2025 को नंदाताई बाबोलकर, इन्होंने 5 बूथ को लेके पैसा अमाउंट पे किया था सेम मैटर को लेके, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार कोल्हापुर। तो उनको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि मेरी जो पर्चियां है, जिस दिन लोगों ने वोट किया, वो पर्चियां कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा तो वो तो स्ट्रांग रूम में है। तो नंदाताई बाबोलकर इन्होंने कहा कि भाई वो स्ट्रांग रूम कितना दूर है? चुनाव आयोग के लोगों ने कहा वो तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो नंदाताई ने उनको कहा कि भाई अगर 2 किलोमीटर है तो वो पर्चियां यहाँ लाओ और वो काउंट करो। आप नए सिरे से वोट डालने के लिए बोल रहे हो, बैलेट यूनिट में बटन दबाने के लिए बोल रहे हो, वो जाके कंट्रोल यूनिट में स्टोर होगा बोल रहे हो, और वो नई पर्चियां 1400 वोट डालने के लिए बोल रहे हो। नई पर्चियां बाहर आएगी, उसको काउंट करके दिखाएंगे, उसका क्या कोई मतलब है? जो लोगों ने हमें वोट दिया है वो क्यों नहीं काउंट कर रहे? तो ये सारी बदमाशी चुनाव आयोग के माध्यम से हो रही है। ये आने वाले चुनाव में, ये जो आज बिहार में जो चुनाव संपन्न होने जा रहा है, उसमें भी ऐसा ही होने वाला है। मैं बिहार के लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। बिहार के सभी
SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वहाँ तक ये मैसेज जाना चाहिए। और वीवीपीएटी मशीन के साथ किस तरह से, वीवीपीएटी पर्चियों के साथ किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है, क्यों धोखाधड़ी हो रही है? क्योंकि ब्राह्मण अल्पसंख्याक है, अल्पसंख्याक लोग बहुसंख्याक लोगों पर राज नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल में बहुत सारी बातें लिखी है। उसमें केवल एक लाइन आपको बताना चाहता हूं। देयर इज नो सोशल रॉन्ग, सोशल इविल, देयर इज नो सोशल इविल एंड सोशल रॉन्ग टू विच ब्राह्मण डज नॉट गिव हिज सपोर्ट। ऐसा कोई भी काम ना हो, कुरीति ना हो, सामाजिक कुरीति ना हो जिसे ब्राह्मणों ने ना किया हो। ब्राह्मण 3% है, 3.5% है। ब्राह्मणों का पॉलिटिकल पावर पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ब्राह्मण सारी हदें, सारा षड्यंत्र 1952 से लेके आज तक मनी माफिया, मीडिया एंड अभी ईवीएम मशीन के माध्यम से ब्राह्मण पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए सारी हदें पार कर रहा है, सारे हथकंडे यूज कर रहा है पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल करने के लिए। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की है, अपोजिशन पार्टी ब्राह्मणों की है। कांशीराम साहब वो उस वक्त कहा करते थे 1998 में कि चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, जो ब्राह्मणों की पार्टियां है, भारत में ये लोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करना चाहते, ना ही करेंगे। तो आज माननीय वामन मेश्राम साहब की वजह से ईवीएम के इशू को पूरे भारत भर में ये इशू चर्चा का इशू हो चुका है, नेशनल इशू बन चुका है। आज ये आंदोलन ईवीएम खत्म, ब्राह्मणिज्म खत्म, यहाँ तक यह आंदोलन आ चुका है। ईवीएम खत्म, ब्राह्मणिज्म खत्म, यहाँ तक यह आंदोलन आ चुका है। इसलिए ईवीएम का विरोध जारी रहेगा। धन्यवाद।